Hello students. So today we will be starting a new chapter number 5, challenges to and restoration of the Congress system. तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करे कांग्रेस ने और उसके रिस्टोरेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वी विल बी स्टार्टिंग दैट इन दिस चैप्टर. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल सक्सेशन. तो जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन May 1964. So Jawaharlal Nehru passed away in 1964. So there was a problem or challenge of succession, that who will be our next prime minister. So the year 1960s, it is labeled as dangerous decade because there were unresolved problems like poverty, inequality, division, etc. that could lead to a failure of डेमोक्रेसी. और जो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन सब की वजह से डेमोक्रेसी फेल हो सकती थी. इट कुड लीड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी. क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट कौन आया? सो द ट्रांजिशन वॉज फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, मीन्स द PM शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, So he became the prime minister. He became prime minister for 2 years and the country was facing 2 challenges at that time. 2 challenge face कर रही थी country. अब वो क्या क्या थे? First was from recovering from the war with China. China के साथ जो war हुई थी 62 में, उससे रिकवर होना. एंड उस टाइम साथ साथ फेल्ड मानसून्स थे, ड्रॉट्स थे, फूड क्राइसिस थी इंडिया के अंदर, ये सब चल रहा था. तो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज. एंड द सेकंड चैलेंज वाज टू फेस वॉर विद पाकिस्तान ऑल्सो. इंडिया फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान in 65, I suppose, right? So that war also had very much impact on our economy. Clear? But शास्त्री जी का फेमस स्लोगन था जय जवान जय किसान. तो दिस स्लोगन सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ चैलेंजेस, कि कंट्री इन सब चैलेंजेस को फेस कर सकती है इस स्लोगन के थ्रू. क्लियर? बट देन ही सडनली एक्सपायर्ड इन 1966 in Tashkent in then USSR, and now it is the currently in Uzbekistan. तो वो सिर्फ 2 साल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे एंड ही डाइड इन 1966 इन USSR. क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी. शास्त्री जी जब एक्सपायर हुए, नाउ अगेन द क्वेश्चन वाज नाउ हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर. सो देयर वाज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. तो 2 लोग थे, उनके बीच में इंटेंस कंपटीशन हुआ मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी के बीच में. मोरारजी देसाई, ही वाज द अर्लियर CM ऑफ बॉम्बे एंड ऑल्सो ही वाज अ मिनिस्टर एट सेंटर. And Indira Gandhi, she was the daughter of Jawaharlal Nehru. Also, she was the president of Congress and she has served under Shastri ji for a short period. Clear? Then there was competition between them. So the senior leaders decided to back Indira Gandhi. जो senior leaders थे, उन्होंने सोचा कि हम इंदिरा गांधी को हेल्प करते हैं, उनको बैक करेंगे. हाँ, फिर अब कैसे रिजल्ट्स आए? सो इट वॉज अ सीक्रेट बैलेट टुक प्लेस. सीक्रेट बैलेट हुआ एंड थ्रू दैट सीक्रेट बैलेट इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय 2/3 ऑफ द पार्टीज MLAs. उन्होंने मेजॉरिटी सिक्योर करी. जो 2/3 MP थे पार्टी के, उन सब ने इंदिरा गांधी के लिए वोट करा. क्लियर? ना अब लोगों ने इंदिरा गांधी को, जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट करा? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो नॉट एक्सपीरियंस्ड है, मतलब वो अनएक्सपीरियंस्ड है एंड शी वुड बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर सपोर्ट एंड गाइडेंस. वो सपोर्ट और गाइडेंस के लिए सीनियर लीडर्स पे डिपेंडेंट होंगी, ऐसा उन लोग को लगा. क्लियर? नेक्स्ट इज 4th जनरल इलेक्शंस 1964. अब जो 1964 के अंदर 4th जनरल इलेक्शंस हुए, उसके अंदर क्या हुआ? सबसे पहले उस टाइम पे क्या सिनेरियो था उस टाइम पर? लेट्स सी दैट बिफोर इलेक्शंस. क्लियर? सो लेट्स सी. The condition was very poor. There was unresolved problems, poverty, unemployment, inequality. All these things were prevailing in our country. So Indira Gandhi decided to devaluate the Indian rupee. But ये भी एक US प्रेशर की वजह से हुआ था. इंदिरा गांधी ने डिवैल्यूएट करने का डिसाइड करा इंडियन रुपी को. क्लियर? देन नेक्स्ट इज प्राइस राइज. बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हुई और जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी दैट ट्रिगर्ड
People were protesting against increasing prices of essential commodities, food scarcities और जो growing unemployment और over economic burden था, उन सब के लिए जो public थे, people थे, वो oppose कर रहे थे. Clear? And also there was split in Communist Party. तो Communist Party divided into two. First is Communist Party of India Marxist and second is Communist Party of India Marxist Leninist. तो दो में split हो गई Communist Party. Also there were Hindu-Muslim riots during that period. Clear? Now non-Congressism. Now what is it? Ram Manohar Lohia named this strategy as non-Congressism. तो राम मनोहर लोहिया ने इसको non-Congressism, इस स्ट्रैटेजी को non-Congressism नेम दिया. अब इसके अंदर क्या था, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी they were in front and they were organizing public protest and they pressurized the government. and opposition parties को ऐसा लगा कि जो इंदिरा गांधी का इनएक्सपीरियंस है और इंटरनल फैक्शनलिज्म जो चल रहा है कांग्रेस के बीच में, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू टॉपल द कांग्रेस, मीन्स टू बीट द कांग्रेस एंड टू कम इन पावर. दे फेल्ट लाइक दैट. क्लियर? Ram Manohar Lohia named this as non-Congressism and he produced an argument that the Congress was undemocratic and opposed poor people's interest. और उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पोज करा कि जो कांग्रेस है वो अनडेमोक्रेटिक हो रही है एंड वो पुअर पीपल का इंटरेस्ट को वो अपोज करी. बट दिस आर्ग्यूमेंट वाज नॉट ट्रू. क्लियर? Then the electoral verdict. Now what were the results of the fourth general election? क्या हुआ results के अंदर? So let's see. The results jolted Congress at both states and center, and it was described as political earthquake. Means the Congress lost majority in 7 states and in other 2 states defections prevent to form the government. 7 states के अंदर इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने मेजॉरिटी लूज़ कर दी और 2 स्टेट के अंदर डिफेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई. अब कौन कौन से स्टेट्स थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला. इन सब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई और मद्रास के अंदर डीएमके फॉर्म हुई, द्रविड़ मुनेंद्र खलगम. क्लियर? क्यों फॉर्म हुई वो? क्योंकि उस टाइम पर हिंदी लैंग्वेज का इशू चल रहा था कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का. तो जो डीएमके थी उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड इट केम इन पावर. क्लियर? कोलिशंस. अब कोलिशंस क्या होते हैं? कोलिशंस आर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेन मेजॉरिटी. जब एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो कुछ पार्टीज एक साथ आकर दे फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज नोन एज एसवीडी और संयुक्त विधायक दल. तो वो लोग ये पार्टीज़ फॉर्म करती है एंड उस टाइम पर जब 4th जनरल इलेक्शन के टाइम पर मेजॉरिटी नहीं आई तो 2 स्टेट्स के अंदर कोलिशंस फॉर्म हुई थी. पंजाब के अंदर इट वाज नोन एज द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड इन बिहार इट वाज नोन एज एसएसपी एंड पीएसपी. क्लियर? कोलिशंस ये होती है. नाउ व्हाट इज़ डिफेक्शन? हमने अभी पढ़ा कि 2 स्टेट के अंदर डिफेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पाई. तो डिफेक्शंस क्या होता है? इट मीन्स चेंज ऑफ पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शंस. मतलब जो एमपीज़ और एमएलएज होते हैं वो लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं इलेक्शन के बाद. मतलब कि जिस सिंबल पे, जैसे लाइक सपोज कांग्रेस के अंदर कोई एमपी खड़ा हुआ एंड ही वॉन दी इलेक्शन, कांग्रेस की वजह से उसने इलेक्शन जीत ली एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ही चेंजेस हिज पार्टी एंड गोज टू लाइक सपोज बीजेपी में वो चलेगा. तो मीन्स इट इज़ डिफेक्शन. क्लियर? आफ्टर विनिंग इलेक्शंस चेंजिंग ऑफ पार्टी इज नोन एज defection and this period was known as the Aya Ram and Gaya Ram period. Clear? Next is split in the Congress. अब कांग्रेस के अंदर split कैसे हुआ, किसका split हुआ? Let's see that. तो कांग्रेस retained power in center but with a reduced majority and lost power in many states. तो सेंटर के अंदर तो उसने पावर रिटेन कर ली बट उसने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी. Clear? Now then it was Indira versus the syndicate. Indira Gandhi versus syndicate जो कि the senior leaders of the Congress. So this was the split. तो gradually इंदिरा गांधी ने सीनियर लीडर्स को, सिंडिकेट्स को साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया और उसने खुद की पोजीशन असर्ट करनी स्टार्ट कर दी. एंड उस टाइम पर उन्होंने 2 चैलेंजेस फेस करे इंदिरा गांधी ने. फर्स्ट क्या था? उनको सिंडिकेट से इंडिपेंडेंस चाहिए थी. जिन्होंने उसको इलेक्ट करवाया, उसको इलेक्शंस के अंदर जितवाया, वो चाहती थी कि अब
मैं इनसे ही इंडिपेंडेंट हो जाऊं। एंड ऑल्सो द रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट, जो ग्राउंड कांग्रेस ने लूज़ कराया उसको वापस से रीगेन करना। तो इंदिरा गांधी ने बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। सो शी कन्वर्टेड द सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। जो सिंपल पावर स्ट्रगल था उन्होंने उसको आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करे। उन्होंने लेफ्ट ओरिएंटेशन मीन्स सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करा। एक 10 पॉइंट प्रोग्राम था जो कि मई 1967 के अंदर अडॉप्ट हुआ। एंड उसके अंदर क्या क्या था? सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलिज्म, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, इनकम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल। सो दिस ऑल वाज इंक्लूडेड इन दैट। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हुए उस टाइम के अंदर, और प्रेसिडेंट इलेक्शन के थ्रू जो राइवलरी थी सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी के बीच के अंदर वो ओपन हो गई 1969 के अंदर विद प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ। तो प्रेसिडेंट जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई तब वी वांटेड अ न्यू प्रेसिडेंट। सो जो सिंडिकेट्स थे, जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने किसको नॉमिनेट करा? एन संजीव रेड्डी, उन्होंने इनको नॉमिनेट करा। और इंदिरा गांधी ने किसको नॉमिनेट करा? वीवी गिरी एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उन्होंने वीवी गिरी को कहा कि तुम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़े हो जाओ। क्लियर? एंड उन्होंने उस टाइम पर लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करा। शी सेड टू यूज़ देयर कंसाइंस, टू यूज़ देयर कॉन्शियस टू वोट। उन्होंने ऐसा कहा इलेक्शंस के टाइम पर। सो वीवी गिरी वन द इलेक्शंस and it was a defeat of syndicates, and there was split in Congress, and Congress split in Congress O and Congress R. O is old Congress and R is new Congress. Clear? General elections. So fifth general elections were held in 1971 and this was seen as a restoration of Congress. जो split हुआ था कांग्रेस के अंदर, it reduced the popularity of the party, but she managed to save the party with support of CPI, which is Communist Party and DMK. क्लियर? तो जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस के अंदर, उसकी वजह से उन्होंने पॉपुलैरिटी मैनेज करी थोड़ी बहुत। कैसे मैनेज करी? दो पार्टीज़ की सपोर्ट की वजह से। वन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वन वाज DMK दैट वॉन इन मैड्रास, राइट? DMK द्रविड़ मुनेंद्र खलगम। क्लियर? देन द डिसॉल्व लोकसभा इन December 1970। इट वॉज अगेन अ बोल्ड मूव। उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और अर्ली इलेक्शंस हुए। फिफ्थ जनरल इलेक्शंस February 1971 के अंदर ही हो गए थे। क्लियर? अब क्या रिजल्ट आया, क्या कंटेस्ट हुआ? लेट्स सी दैट। तो ऑल मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज मेड एंड ग्रैंड अलायंस। तो जब भी इलेक्शन होने वाले थे सारी ऑपोजिशन पार्टीज दे फॉर्म ग्रैंड अलायंस। तो कांग्रेस आर प्लस CPI, और जो इंदिरा गांधी थी उनके साथ कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके साथ में। क्लियर? नेक्स्ट इज देयर वाज ग्रैंड अलायंस। उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम, कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं था। उनका बस एक ही स्लोगन था कि इंदिरा हटाओ। दिस वाज देयर ओनली एम, मोटिव। क्लियर? और जो इंदिरा गांधी थी, जो कांग्रेस थी, उनके पास एक फोकस्ड एम था, पॉलिटिकल प्रोग्राम था, एंड दे वर्कड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। उनके पास क्या स्लोगन था? गरीबी हटाओ। सो देयर इज द डिफरेंसेस इन द स्लोगन्स। क्लियर? तो अब क्या रिजल्ट आया? लेट्स सी दैट। द रिजल्ट वाज ड्रामेटिक। 1971 के अंदर कांग्रेस वॉन मोर सीट्स एंड वोट्स देन एवर वॉन इन फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती जितनी भी अब तक जीती है फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो टोटल 372 सीट्स हुआ करती थी, जिसके अंदर से कांग्रेस ने 352 सीट्स जीती विथ 44% ऑफ दी वोट्स। क्लियर? Congress O means the syndicates won 16 seats and the Grand Alliance less than 40 seats. Clear? So clearly the Congress won. Next is popularity of the party. तो अब वो पार्टी कैसे पॉपुलर हुई? तो कांग्रेस R वन द इलेक्शन, कांग्रेस ने इलेक्शंस जीत लिए। एंड ऑल्सो दे वन अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। जो बांग्लादेश वाली वॉर हुई थी वो भी उन लोगों ने जीत ली थी। स्टेट इलेक्शंस वर ऑल्सो वन एंड दे प्रोजेक्टेड एज प्रोटेक्टर ऑफ पुअर। उन लोगों ने खुद को ऐसा दिखाया कि दे वर द प्रोटेक्टर ऑफ पुअर। एंड ऑल्सो देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। क्लियर? तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ही नहीं था।
restoration, they did not have factions and they could not accommodate all kinds of opinions and interests, and they were weak organizational structures. They depended more on social groups, the poor, Dalits, Adivasis, minorities and women. जो कांग्रेस थी उनके ज़्यादातर वोट्स कहाँ से आते थे? विमेन, पुअर, दलित्स, आदिवासीज, इन सब से आते थे, क्योंकि उन लोगों ने प्रो पुअर प्रोग्राम्स को ही ज़्यादा आगे करा था. क्लियर? दे मेड प्रो पुअर programs. So these all were the people who voted, who supported Congress. Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. तो उन्होंने कैसे रिस्टोर करा कांग्रेस को? मतलब कि कांग्रेस का नेचर ही बदल दिया. उन्होंने एक आइडियोलॉजी सोशलिज्म को अडॉप्ट करा, एंड दैट्स हाउ द नेचर ऑफ कांग्रेस सिस्टम चेंज्ड. क्लियर? So this was all about this chapter. Hope you liked it. Thank you for watching.